आप सभी का हमारे चैनल मधुर आवाज में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुनो जी, अपनी माँ को समझा देना कि 2 दिन बाद घर में दिवाली की पार्टी है। कम से कम उस दिन तो वो मेरा मूड ना खराब करें। बेहतर होगा कि अपने कमरे में चुपचाप रहें। अगर वो कमरे से निकली और कुछ भी इधर उधर हुआ तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। फिर भूल जाऊंगी कि वो मेरी सास है, सीधा घर से निकाल दूंगी और आप भी मुझे रोक नहीं पाओगे। कह देता हूँ सरिता अपने पति राजेश से बोली। राजेश बोला, तुम क्या चाहती हो मैं माँ को समझाऊं? कम से कम माँ को तुम संभाल सकती हो। सच कहते हैं लोग, कलेक्टर क्यों न बन जाओ पर बीवी के सामने बोलती बंद हो जाती है। देख ले, पार्टी में तुम्हारी मायके वाले आने हैं। तुम्हें सामने अपनी इज्जत बचानी है तो माँ को समझाना। और प्लीज मुझे इन बातों से दूर रखो। बाहर की परेशानी कम होती है जो घर की परेशानी मुझ पे डाल देती हो। इतना कहकर राजेश कमरे से निकल गया। अब मैं इस बुढ़िया को अच्छे से समझा दूंगी। अरे मजबूरी है जो उनको अपने साथ रखी हूँ। इनकी वजह से अगर मेरी दिवाली खराब हुई तब तो मुझे इनके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। पर फिलहाल प्यार से काम चलाना होगा। मन ही मन ये सब बुदबुदाते हुए वो सास के कमरे में आकर बोली, मम्मी जी, आप तो जानती हैं 2 दिन बाद दिवाली है और उसी दिन हमारी 10वीं सालगिरह। मैं नहीं चाहती उस दिन कुछ हंगामा हो, तो बेहतर होगा उस दिन आप अपने कमरे में ही रहिए। मैं आपको कमरे से निकलने के लिए मना तो कर रही हूँ, फिर भी आप इधर उधर जरूर करेंगे। उसके बाद आगे क्या होगा इसके लिए आप तैयार रहिए। इतना कहकर सरिता वहां से चली गई। कमला जी सोचने लगी, मेरे बच्चे मुझे मजबूरी में रखते हैं। दिवाली की पार्टी और मेहमानों की पड़ी है, माँ की नहीं। 2 दिन बाद पकवानों की खुशबू घर में फैलेगी। हंसी ठिठोली की आवाज कमला जी के कानों तक आ रही थी, पर उनकी हिम्मत कहाँ थी कि वो दिवाली का और उन खुशियों का हिस्सा बन पाती। वो तो बस अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। उन्हें हिदायत जो दी गई थी, पर पकवानों की खुशबू उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। कितने चाव से वो बेटे के साथ दिवाली मनाती थी। बहू क्या लाया और कलेक्टर बन गया, पूरा बदल गया। दिवाली के साथ उसकी सालगिरह भी है तो पार्टी और होगी। नहीं, पार्टी में बेटे के जानने वाले और बहू के मायके वालों को बुलाया गया है। कमला जी में बहू के मायके वालों को खास दिलचस्पी नहीं। वैसे भी कमला जी अपने कमरे से बाहर ही कम आती, क्योंकि अगर वो जरा भी बाहर आती तो उनकी बहू सरिता को अच्छा नहीं लगता। उसे लगता था कि उसकी सास के बाहर आने से मात्र उनका त्योहार खराब होगा। बेटे बहू के इस चमकीले सुंदर घर में कमला जी अकेली पुरानी बत्ती थी जो बुझते हुए दिए की तरह थी, जिसे हटाना तो हर कोई चाहता था लेकिन हटा नहीं पा रहा था। कमला जी अकेले कमरे में बैठी अपने पति की तस्वीर के सामने बोल रही थी, आपके बेटे बहू का बस चले तो घर से निकाल दें, पर मैं जानती हूँ वो इस तरह से नहीं निकाल पा रहे कि लोग क्या कहेंगे। इतना बड़ा कलेक्टर अपनी माँ की देखभाल नहीं कर पाया, शायद इसी मजबूरी में वो अपने साथ रखे हैं। इतना कहते कहते उनकी आंखें भर आईं। सरिता ने उनके कमरे का दरवाजा खोला, उनकी तरफ एक पैकेट फेंकते हुए बोला, ये साड़ी पहन लेना। कहीं कोई भूले भटके इस कमरे में आया तो हमारी इज्जत न तार हो जाएगा। और ढंग से हाथ पैर धोकर कंघी कीजिए। अगर कोई कमरे में आए तो नमस्ते और हाँ हूँ में जवाब देना, बस ज्यादा किसी से बोलने की जरूरत नहीं, समझी? सरिता बस बोलने जा रही थी पर कमला जी का बहू की बातें सुनते सुनते ध्यान फिर से पकवानों की तरफ गया। अचानक से सरिता उनके कंधों पर हाथ रखकर उन्हें झकझोरते हुए बोली, अरे सुन भी रही हैं?
या मैं बस कहे जा रही हूँ? कमला जी का ध्यान भंग हुआ। हाँ हाँ बहू, ये तो बताओ दिवाली पर क्या बनवा रही हो? सरिता बोली, हे भगवान, जब देखो खाने की बात। कुछ कहा मैंने आपसे, वो सुना या नहीं? दिवाली की पूजा मैं कर लूंगी, आपको बाहर आने की जरूरत नहीं। अगर कोई आपके कमरे में आ जाए तो ज्यादा बात मत कीजिएगा। कमला जी ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, बहू सालगिरह की पार्टी तो छोड़ो, क्या दिवाली की पूजा में शामिल नहीं हो सकती? सरिता बोली, नहीं बिल्कुल नहीं। कमला जी बोली, बहू बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। सुबह से 2 ब्रेड पीस और चाय खाई है। सरिता ने कमला जी को घूर कर देखा, मानो क्या ही मांग लिया हो, और फिर वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद कमला काम वाली सुनैना वहां आई और खाने की थाली कमला जी को देते हुए बोली, मालकिन खाना खा लो। कमला जी ने आशा भरी नजरों से सुनैना को देखा। सुनैना बोली, बड़ी मालकिन अभी पकवान बना रहे हैं, पूरी तरह तैयार नहीं हुए, इसलिए मैं सुबह का बचा खाना लाई हूँ, ताकि कुछ देर तो आपके लिए भूख शांत हो, और फिर बिना मालकिन से पूछे अगर मैं पकवान लाऊंगी तो आप जानती हैं मेरी नौकरी चली जाएगी। कमला जी ये सब समझ गई। उन्हें भूख इतनी जोरों थी कि वो उसी पर टूट पड़ी। वो सोचने लगी, कोई कह सकता है भला ये कलेक्टर साहब की माँ है? वो कलेक्टर साहब जो इतनी इज्जत और पैसे कमा रहे हैं, इनसे तो हमारी किस्मत अच्छी। बेटा बहू मजबूरी करते हैं, काम करते हैं, लेकिन कम से कम रात का खाना सब एक साथ बैठकर खाते हैं। यहाँ तो कलेक्टर बेटा दिवाली पर सबको मिठाइयाँ बांटता है और सालगिरह पर पार्टी पर उसकी माँ भूखी है। सुनैना को सरिता की आवाज़ सुनाई पड़ी तो वो बाहर जाने को ही, तभी कमला जी बोली, सुनैना एक और रोटी, मेरी भूख मिटी, मुझे भूख लग रही है। सुनैना बोली, बड़ी मालकिन जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं ले आऊंगी, अभी मैं जाती हूँ। इतना कहकर वो चली गई। कमला जी ने बहू के कहे अनुसार साड़ी निकाली तो बहुत खुश हुई। पहली बार बहू ने दिवाली पर मेरे लिए साड़ी खरीदी, इसके साथ ब्लाउज और पेटीकोट दे देती तो अच्छा रहता। अभी के लिए पुरानी साड़ी पहन लेती हूँ। थोड़ी देर बाद मेहमान इकट्ठा होने लगे और केक कट करने की तैयारी होने लगी। राजेश और सरिता केक काटने के लिए जैसे आगे आए, राजेश के किसी दोस्त ने कहा, अरे राजेश, घर में आंटी जी हैं, उन्हें बुला लो। लोग कहते हैं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अच्छा होता है। एक तो दिवाली, ऊपर से इतनी खुशी का दिन, तो उन्हें यहाँ होना चाहिए। क्यों दोस्तों? सब ने हाँ हाँ कहना शुरू किया। सबकी बातें सुन राजेश ने सरिता की तरफ देखा तो सरिता बात बनाते हुए बोली, अरे भैया, मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं रहती और दिवाली के दिन उनके किसी रिश्तेदार की मौत हो गई थी, इसलिए उन्होंने खुद मना किया है कि मुझे परेशान मत करना, वरना हमारा तो बड़ा मन था हर बात में उन्हें अपने साथ रखने का और उन्हें अपने हाथों से केक कटवाने का, पर क्या कर सकते हैं, जैसी उनकी इच्छा। वो अपनी बातों में सबको खुश करके सरिता ने राजेश के साथ मिलकर केक काटा। इधर खाने पीने में सब लोग मशगूल हो गए। उतने में सुनैना एक प्लेट में थोड़ा खाना लेने लगी तो सरिता डांटते हुए बोली, ये क्या कर रही है? ये खाना किसके लिए ले जा रही है? बड़ी मालकिन को भूख लग रही होगी, उन्होंने एक रोटी खाई थी। सरिता बोली, तो एक रोटी काफ़ी है, इस उम्र में ज़्यादा खाएंगी तो वज़न बढ़ जाएगा और कल को अगर मर गई तो उनको उठाएगा कौन? चुपचाप से ये प्लेट यहाँ रख और अपना काम कर, अम्मा को मैं देख लूँगी। यहाँ मेहमान खड़े हैं और तुम्हें मालकिन की पड़ी, क्या वही तुम्हें तनख्वाह देती हैं? चलो जाओ यहाँ से। बेचारी सुनैना मजबूरन खाने की प्लेट को रख दिया और काम करने लगी। सरिता अपने दोस्तों के साथ बिजी हो गई। देखते ही देखते रात के 11 बज गए, पर कमला जी अभी भी भूखी थी, लेकिन उनसे भूख अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी।
लेकिन पार्टी तो अभी तक चल रही थी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, कमला जी के सब्र का बांध टूटता रहा। आखिरकार वो उठकर अपने कमरे से बाहर आईं और छोटे बच्चों की तरह इधर उधर झांकने लगी। अचानक राजेश की नजर कमला जी पर पड़ी। वो सरिता जी के पास गया। सरिता, मैंने तुमसे कहा था ना, इस दिवाली माँ मुझे अपने कमरे से बाहर नहीं दिखनी चाहिए। मैंने तुम्हें बताया था कितने बड़े बड़े लोग आएंगे, पर तुमसे एक काम ठीक से नहीं हुआ। तुम्हें मेरी इज्जत की बिल्कुल परवाह नहीं। माँ को अंदर ले जाओ, इससे पहले किसी की नजर उन पर पड़े। सरिता फटाफट अम्मा जी के पास गई। उन्हें कमरे में धकेलते हुए बोली, आपसे कहा था ना बाहर मत आना, आप सुनती क्यों नहीं? पार्टी में मौजूद अन्य लोगों का ध्यान आपकी तरफ आया। चलिए अम्मा, अंदर चलिए, आराम कीजिए। कमला जी भूख से तड़प रही थी। सबके सामने वो बोली, बहू, तुम लोग मुझे दिवाली के दिन भी कमरे में बंद करके क्यों रखते हो? मुझे जोरों की भूख लगी है। अचानक से कमला जी की आवाज सुनकर सभी लोगों का ध्यान उस तरफ गया और सब हैरानी से उन्हें देखने लगे। एक औरत दूसरे से बोली, इतने बड़े कलेक्टर की माँ अभी तक भूखे प्यासी, जबकि कलेक्टर साहब सबको पकवान खिला रहे हैं। और सरिता हमारे साथ दिवाली में पत्ते खेल रही थी। पार्टी में मौजूद अन्य लोग भी दबी जबान में बातें करने लगे। सरिता जबरदस्ती खींचते हुए कमरे में आई। उन्हें पलंग पर धकेलते हुए बोली, खबरदार, जो बाहर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शर्म इज्जत नहीं आती? क्या बताना चाहती हैं आप लोगों को? हम आपको भूखा रखते हैं? आपसे तो मैं बाद में बात करती हूँ, पहले आपने बाहर जो रायता फैलाया है उसे समेट लूं। कमला जी कुछ कहती उससे पहले सरिता ने दरवाजा उनके मुंह पर बंद किया और बाहर आकर बोली, जल्दी से मम्मी जी को एक प्लेट में खाना ला कर दो। तुम्हें पता है ना, वो बूढ़ी हो गई हैं। हर 2 घंटे में उन्हें भूख लग जाती है। अभी तो थोड़ी देर पहले खाना खाया था, अब फिर से भूख लग गई। पर कोई बात नहीं, हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? सुनैना आश्चर्य से सरिता की तरफ देखने लगी और फटाफट एक प्लेट में खाना निकाल कर ले गई। सुनैना को देखते ही वो बोली, देख सुनैना, बहू ने मुझे कितनी जोर धक्का मारा, मेरी पूरी कोहनी छिल गई। बेचारी बुढ़ापे का शरीर, चमड़ी इतनी कोमल हो गई कि तुरंत खून खून हो गया। सुनैना ने फटाफट अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा। कोई बात नहीं मालकिन, पहले खाना खा लो, मैं घाव पर मलहम लगा दूंगी। सुनैना ने अपने हाथों से कमला जी को खाना खिलाया। पेट की भूख के आगे घाव का दर्द याद नहीं रहा तो सुनैना बोली, एक बात कहूँ बड़ी मालकिन, त्योहार के दिन भी आपका बेटा बहू आपसे एक मीठा बोल नहीं बोल सकते। काहे बर्दाश्त करती हो? भला क्या कमी है आपको? फिर आप बेटे बहू के मोहताज क्यों हैं? कमला जी बोली, सुनैना, गांव में मेरे पास जमीन जायदाद सब है, चाहूँ तो आज अपने लिए नौकर रख लूं, लेकिन परिवार का साथ तो चाहिए ना। मैं अकेली क्या करूंगी? गांव की खेती बाड़ी से जो पैसा आता है बेटे बहू रखते हैं। ये दोनों अच्छे से जानते हैं कि इनके अलावा मेरा कोई नहीं। राजेश के बाबूजी मुझे जीवन के लिए अकेला छोड़ गए। अब मैं बेटे बहू को छोड़कर कहाँ जाऊं? सुनैना बोली, अम्मा, आप पति के बगैर बेटे को पढ़ लिख कर कलेक्टर बना सकती हो और जमीन से आजाद नहीं संभाल सकती। इतने बुरे दिन तो नहीं आए कि आप 2 वक्त के खाने के लिए मोहताज हो जाएं। मालकिन, भले ही एक रोटी खाओ लेकिन स्वाभिमान की खाओ। मेरा बेटा अगर मेरे साथ ऐसा करता तो मैं उससे सारे रिश्ते तोड़ती। फिर आप तो पढ़ी लिखी हैं। सरिता ने सुनैना को आवाज लगाई तो वो बाहर गई। उसके जाते ही कमला जी सोचने लगी, एक अनपढ़ औरत इतना साहस दिखा सकती है तो मैं क्यों नहीं। उन्होंने अपने आंसू पोंछे, खाने को एक तरफ रखा। क्या ये सम्मान की रोटी है? थोड़ी देर बाद सुनैना कमरे में प्लेट लेने आई तो उसने देखा खाना वैसा का वैसा था और कमला जी अपने पति की तस्वीर को निहार रही थी। क्या हुआ अम्मा,
आपने खाना नहीं खाया। कमला जी बोली, नहीं चाहिए मुझे ये तिरस्कार की रोटी, ले जाओ इस वापस को। कमला जी को मनाने की भरपूर कोशिश करी, लेकिन उन्होंने खाना नहीं खाया। बाहर पार्टी खत्म हो चुकी थी। सरिता और राजेश कमरे में आए और आते ही कमला जी पर दिवाली के पटाखे की तरह बरस पड़े। क्या जरूरत थी आपको बाहर आने की? आपको सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है, फिर भी आप ऐसी हरकत करती हैं खाने के लिए। आप इतनी पागल हो जाती हैं कि भूल जाती हैं कि मेरी यहाँ कोई इज्जत है। आपको पता है लोग कैसे कैसे बातें बना रहे होंगे। अगर ऐसा चला तो मैं आपको अपने साथ नहीं रख पाऊंगा, फिर रहना अकेली और मनाना त्योहार। सरिता जी बोली, लो जी, खान के पीछे इतना हंगामा करती है, वो भी तो वैसा ही पड़ा है, खाना बर्बाद करती है। पता नहीं ना भगवान कितना पाप देंगे। अब आपके नखरे मुझसे नहीं उठाए जाएंगे। सुनो जी, इनका कुछ करो। अब मुझे ये सब नहीं होगा। वापस गांव भेजो या किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ाओ। राजेश बोला, ठीक कहती हो, मैं कल ही इन्हें गांव भेजता हूँ। वहाँ अकेली रहेंगी तो अकल ठीक होगी। कमला जी चुपचाप बेटे बहू की बातें सुन रही थी। सुनैना आश्चर्य से कमला की तरफ देखी। वो सोच रही थी, ये तूफान से पहले की शांति है, न जाने अब बड़ी मालकिन क्या करेंगी। दूसरे ही दिन राजेश ने कमला जी को गांव भेजा। गांव पहुंचने पर कमला जी ने सबसे पहले अपने वकील को बुलाया। सारी जमीन जायदाद राजेश को बेदखल किया। उन्होंने अपनी वसीयत बनाई, जिसके अनुसार मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाएगी, जो ट्रस्ट बुजुर्गों और अनाथ बच्चों के लिए काम करती हो। उन्होंने सुनैना को दी, इसके लिए उसे महीना की तनख्वाह दी जाएगी। घर का आधा हिस्सा उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए दिया और आधे हिस्से में खुद रहने लगी। एक दिन उन्होंने सुनैना को फोन किया और वो और उसका पति वहां आए। घर की सारी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली और कमला जी के साथ रहने लगे। कमला जी अब स्वाभिमान और सुकून की रोटी खाती। खेती बाड़ी से जो इनकम होती वो राजेश के पास ना भेजकर कमला जी अपने पास रखना शुरू किया। जब पैसे राजेश के अकाउंट में नहीं आए तो वो सीधा सरिता के साथ गांव पहुंचा। आती ही कमला जी के ठाट बाट देख कर बोला, माँ, ये घर का क्या हाल बना रखा है आपने। और इस बार खेती में कमाई नहीं हुई, जो पैसा मेरे अकाउंट में नहीं आया। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आपको मुझसे पूछना चाहिए था। तुझसे पूछूंगी, तुम होते कौन हो? वो सारे पैसे मेरे अकाउंट में रहेंगे। आप पैसों का क्या करेंगे? और किससे पूछकर घर का आधा हिस्सा बच्चों के लिए स्कूल में दिया? ये घर क्या तुम्हारे बाप ने तुम्हें दहेज में दिया था? और क्यों पूछूंगी मैं तुम लोगों से? संपत्ति मेरी है तो अपने अनुसार इस्तेमाल किया। राजेश बोला, माँ, ये कैसी बातें कर रही हो? हम आपके बेटे बहू हैं, आपका भला बुरा अच्छे से जानते हैं। कौन से बेटे बहू? वो जो वार त्योहार पर रोटी तक के लिए माँ को तरसाते हैं। ऐसे बेटे बहू मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी मैं तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर चुकी हूँ, तो गांव तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। अब तुम्हें तुम्हारा शहर भला, यहाँ आने की परेशानी मत उठाओ। अब दिवाली होली अपनी पत्नी के साथ आराम से मनाओ। सरिता बोली, मम्मी जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? जरूर ये आपको सुनैना ने सिखाया होगा। इसकी तो मैं। जैसे ही वो सुनैना की तरफ बढ़ी, कमला जी ने एक थप्पड़ सरिता की गाल पर जड़ा और बोली, खबरदार जो इसे हाथ लगाया। आज तक तो तुमने मेरी कोई सेवा नहीं की, जो सेवा की इसने की है, और मरने के बाद ये इस घर में रहेगी। तुम लोग मेरे मरने पर यहाँ मत आना, और ना मेरा बेटा मेरी चिता को अग्नि देगा। गांव का कोई आदमी मेरी चिता को अग्नि देगा। कम से कम ये लोगों में इंसानियत है। निकल जाओ मेरे घर से और वापस लौटकर कभी ना आना। कमला जी के रौद्र रूप देख दोनों घी बन गए। सुनैना बोली, मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करती हूँ, आप बड़ी मालकिन को परेशान मत कीजिए
और चले जाइए यहाँ से। बेचारी को शांति से अपना बचा हुआ जीवन जीने दीजिए। आखिरकार राजेश और सरिता अपना मुंह लेकर शहर की ओर रवाना हुए और दोबारा लौट कर नहीं आए। यहाँ सुनैना और उसका पति कमला जी की सेवा करते और ईमानदार से उनकी चीजों को संभालते। बेटे बहू ने अपना फर्ज जब अदा नहीं किया तो फिर अधिकार के पैसे पा सकते थे, खाली हाथ ही रह गए।